ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक बेहद खूबसूरत इमारत, है ना? लेकिन ये सिर्फ संगमरमर की एक इमारत नहीं है। ये तो पत्थर में लिखी गई एक पूरी कहानी है, एक ऐसी दास्तान जिसके सामने खुद वक्त भी सिर झुकाता है। और इस कहानी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बेहतर शायद ही किसी ने समझा हो। उन्होंने इसे कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। जरा सोचिए, एक ऐसा आंसू जो सदियों से वक्त के चेहरे पर ठहरा हुआ है, जमा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी है, या फिर इसकी खूबसूरती के पीछे, इसके तहखानों में कुछ और भी राज दफन हैं? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बाजार से। एक तरफ था 15 साल का एक शहजादा और दूसरी तरफ एक 14 साल की लड़की, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जो इतिहास बनने वाली थी। तो साल था 1607। जगह थी आगरा का मीना बाजार। शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, उनकी नजर पड़ी अर्जुमंद बानो बेगम पर। पहली नजर का प्यार था, लेकिन शादी के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। 1612 में दोनों एक हुए और फिर 1631 में मुमताज की मौत ने इस कहानी को एक बहुत ही दुख भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके रिश्ते की गहराई समझनी हो तो बस ये एक नंबर काफी है, 14। 19 साल की शादी में उनके 14 बच्चे हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके बीच जो अटूट बंधन था ना, उसका सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, मुमताज सिर्फ एक पत्नी या मलिका नहीं थी, वो तो शाहजहां की परछाई थीं। उनके साथ जंग के मैदान तक जाती थीं। सोचकर देखिए, उन पर भरोसा इतना ज्यादा था कि मुगल सल्तनत की जो सबसे जरूरी चीज थी, शाही मोहर, जिससे सारे फरमान जारी होते थे, वो मुमताज के पास रहती थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। मोहब्बत अब गम में बदल चुकी थी, और उस गम से पैदा हुआ एक जुनून। एक ऐसा जुनून जिसने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि मुगल सल्तनत की पूरी ताकत, पूरी शान और शौकत को संगमरमर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। साल 1631, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज ने शाहजहां की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उनसे एक वादा ले लिया, एक ऐसा वादा जिसने शाहजहां को एक मकसद दे दिया, एक जुनून दे दिया, जो आगे चलकर ताजमहल बना। अब यहां पर इसकी इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए, जो कमाल की है। यमुना नदी के किनारे सोचिए, दलदली जमीन पर इतनी भारी लाखों टन की इमारत खड़ी करना कैसे किया होगा? मुगल इंजीनियरों ने एक जबरदस्त तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने जमीन में पहले गहरे कुएं खोदे, उनको पत्थर और मलबे से भरा और फिर उनके ऊपर मेहराब बनाए। मतलब एक ऐसी फाउंडेशन तैयार की जिसने 400 साल से इस वजन को संभाल रखा है। हैरत की बात है ना? और इसको बनाने में सिर्फ पैसा नहीं लगा, पूरी दुनिया का खजाना लगा। राजस्थान से तो सफ़ेद संगमरमर आया ही, लेकिन अफगानिस्तान से लापिस लजूली, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, चीन से जेड, लिस्ट लंबी है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बन रहा था, ये पूरी दुनिया को मुगल सल्तनत की ताकत और दौलत का एक पैगाम था। कभी ताज की दीवारों को गौर से देखा है? उन पर जो खूबसूरत फूल पत्तियां बनी हैं, वो पेंट नहीं है। नहीं, वो है पियत्रा ड्यूरा आर्ट। इसमें संगमरमर को पहले बारीकी से खोदा जाता है और फिर उस खाली जगह में रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को जड़ा जाता है। और पता है, एक दो नहीं, पूरे 28 अलग अलग तरह के नगीने इस्तेमाल हुए हैं। जहां इतनी खूबसूरती हो, वहां अफवाहें और कहानियां भी पैदा होती हैं। ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ कहानियां इतनी भयानक हैं कि सुनकर यकीन नहीं होता। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इन कहानियों से और देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। एक कहानी है इसके स्कैफोल्डिंग, यानी जो ईंटों का ढांचा बनाया गया था, उसके बारे में। कहा जाता है कि वो इतना बड़ा था कि उसे तोड़ने में ही सालों लग जाते। पर शाहजहां ने क्या किया? उन्होंने एक ऐलान करवा दिया कि आगरा के लोग मुफ्त में जितनी चाहें ईंटें ले जा सकते हैं। फिर क्या था, पूरा शहर टूट पड़ा और रातों रात पूरा स्कैफोल्डिंग साफ। और हां, वो सबसे डरावनी कहानी कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इसका कोई भी, आई रिपीट, कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है। असल में ये शायद एक मुहावरे से निकली बात है, हाथ बांध देना, जिसका मतलब था कि उन कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था और उन्हें जिंदगी भर पेंशन दी गई ताकि वह ऐसी खूबसूरत इमारत कहीं और न बना सकें। हाँ, और वो 22 बंद कमरे जो ताज के नीचे हैं, उनके बारे में भी बहुत बातें होती हैं। कुछ लोगों को लगता है वहाँ कोई पुराना मंदिर है, लेकिन जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो ये है
कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने वाले आर्च हैं और उन्हें बंद इसलिए रखा गया है ताकि अंदर जाने वाले लोगों की सांसों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे संगमरमर खराब न हो। इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। और अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा विरोधाभास। जिस इंसान ने अपनी मोहब्बत के लिए जमीन पर एक जन्नत उतार दी, उसकी खुद की जिंदगी का अंजाम क्या हुआ? एक कैद खाना, जहां से वो उसी जन्नत को बस दूर से देखता रहता था। हुआ ये कि 1657 में शाहजहां बीमार पड़े और बस तख्त की लड़ाई शुरू हो गई। 1 साल के अंदर उनके ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें हराकर आगरा के किले में कैद कर दिया और 8 साल तक 1666 में अपनी मौत तक वो उसी कैद में रहे। कैद करना ही काफी नहीं था। औरंगजेब ने अपने बाप पर एक और सितम किया। उसने आगरा किले की पानी की सप्लाई बंद करवा दी। तब एक बेबस शाहजहां ने अपने बेटे को एक खत लिखा जो दिल चीर देता है। उसमें लिखा था, तुम अपने जिंदा बाप को पानी से महरूम कर रहे हो। ताजमहल की हर चीज परफेक्ट सिमेट्री में है, मतलब जो राइट में है वही लेफ्ट में है, एक आईना जैसा, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। मुमताज की कब्र बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन शाहजहां की कब्र, उसे उनके बेटे ने उनके बगल में एक तरफ दफना दिया और इस एक चीज ने उस परफेक्ट मॉन्यूमेंट में हमेशा के लिए एक असंतुलन पैदा कर दिया। तो चलिए 400 साल आगे आते हैं, आज के दौर में। जिस मॉन्यूमेंट को वक्त नहीं मिटा पाया, वो आज नए दुश्मनों से लड़ रहा है। कौन है ये दुश्मन? ये जानकर शायद दुख हो, लेकिन जो ताज हम आज देखते हैं वो असली ताज की परछाई भर है। असली ताज तो इससे कहीं ज्यादा शानदार था। उसके गुंबद पर सोने का कलश था, दरवाजे ठोस चांदी के थे, यहां तक कि मुमताज की कब्र पर मोतियों से जड़ी एक चादर थी। अफसोस, वक्त के साथ ये सब लूट लिया गया। और आज के दुश्मन? पहला है पॉल्यूशन। हवा में घुले जहर से इसका संगमरमर पीला पड़ रहा है। दूसरा है यमुना नदी में पलने वाले कीड़े, जो इस पर हरे हरे धब्बे छोड़ जाते हैं। और तीसरा है वही मार्बल कैंसर, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? बड़ा ही अनोखा तरीका है। इसे टाइम टाइम पर एक फेस पैक लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी का एक मोटा लेप पूरे ताज पर लगाया जाता है। ये मिट्टी सारी गंदगी, सारे दाग धब्बे सोख लेती है और जब इसे धोया जाता है तो ताज एक बार फिर से चमक उठता है। तो आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। 400 साल बाद ताजमहल को देखकर क्या सोचना चाहिए? क्या ये हमेशा जिंदा रहने वाली मोहब्बत की निशानी है, या फिर ये इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहां तक कि पत्थर भी नहीं?